हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एनालिसिस हम लोगों ने द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 18 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है वॉशिंगटन्स रिटर्न टू द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप, बिल्ड ऑन इट। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपनी यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम इसे जीएस पेपर 2 जिसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 जिसमें सेक्शंस जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं उन्हें जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन 20 जनवरी को पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी के लिए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर के साथ अपने कार्यकाल का आरंभ करेंगे। एक ज्ञापन में श्री बाइडेन के चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लैन ने कहा कि अमेरिका 4 अतिव्यापी और जटिल संकटों का सामना कर रहा है। कोविड संकट, इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट, जलवायु संकट और एक नस्लीय समानता संकट जिस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन अपना कार्यकाल शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस दिन वो अपने कार्यकाल का आरंभ करेंगे उसी दिन अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते में अपनी वापसी जो है वो भी करेगा। एक ज्ञापन में श्री जो बाइडेन के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं रॉन क्लैन, उन्होंने कहा कि इस समय अमेरिका के सामने 4 बहुत सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे पहली समस्या है कोविड संकट। कोविड को लेकर के अमेरिका में हालात बहुत ही खराब थे। कोविड संकट के परिणाम स्वरूप जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है उससे अमेरिका को बाहर निकालना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जो बाइडेन के सामने। साथ ही साथ जलवायु संकट, क्योंकि अमेरिका दुनिया के टॉप देशों में आता है, शीर्ष देशों में आता है जिनके यहाँ पे उत्सर्जन के लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। और साथ ही साथ इसी साल हम लोगों ने देखा किस तरह जून में 2020 में हमने देखा कि अमेरिका में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ब्लैक लाइफ मैटर्स। हालांकि ये मूवमेंट तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इस मूवमेंट की गंभीरता हम लोगों ने देखी, किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए। और जरूरी है इस समय कि अमेरिका को एक बना करके रखना, यह सबसे बड़ी चुनौती होगी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में अमेरिका के लौटने को, जहां पे अमेरिका ने 9 नवंबर 2019 को एक औपचारिक एग्जिट नोटिस जारी की थी जो 4 नवंबर 2020 को प्रभावी हुई थी। तो पीसीए में, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में अमेरिका के लौटने के बाइडेन प्रशासन के निर्णय से पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो एक जलवायु संशयवादी हैं, के एक सबसे अधिक विवादास्पद और हानिकारक निर्णय को पलट दिया गया है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका ने जैसे ही जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया और जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यकाल संभाला तो उन्होंने कई हैरान कर देने वाले डिसीजंस लिए। और उनमें एक डिसीजन ये था जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि अमेरिका अपने आप को पेरिस समझौते से अलग कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ओपिनियन है वो जलवायु को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते हैं, बट ये समस्या वैश्विक स्तर की है और यहां पर अमेरिका को सामने से लीड करना चाहिए था। लेकिन ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस समझौते से पूरे तरीके से अलग कर दिया। जब जो बाइडेन आ रहे हैं और जब जो बाइडेन वापस अमेरिका को पेरिस समझौते में लेकर के आएंगे तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी वैश्विक स्तर पर, और ये उनका ऐसा फैसला रहेगा जिसकी सराहना पूरा विश्व करेगा। अपने चुनाव अभियान के दौरान श्री बाइडेन ने वादा किया था कि उनकी प्राथमिकताओं में से एक यह होगी कि वह अधिक प्रत्यास्थायी सवहनीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करें जो कि वर्ष 2050 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए अमेरिका को एक अपरिवर्तनीय मार्ग पर लेकर आएगा। और इसके साथ ही वह प्रत्येक प्रमुख देश को उनके
घरेलू जलवायु लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ने के प्रयास का नेतृत्व करेंगे। देखिए, जब चुनाव अभियान चल रहा था जो बाइडेन का, तो उन्होंने बार बार ये बात कही कि वे एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे जो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बने, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर 2050 तक जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो एमिशंस, इस स्टेटस को प्राप्त कर ले। अब जब मैं अगर बोलता हूं शुद्ध शून्य उत्सर्जन, मतलब किसी तरीके का कोई भी मानवीय तौर पर, मतलब ह्यूमंस द्वारा किसी भी तरीके का कोई ऐसा एमिशन नहीं होगा, कार्बन एमिशन नील कर दिया जाएगा। ये है आपका आइडिया जिसको चाइना, साउथ कोरिया, जापान, अन्य देश भी जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ पूर्व में कई सारी जो बैठकें हुई हैं जलवायु को लेकर के, वहां पे भी ये बात कहा गई है कि इस सदी के मध्य में पहुंचने तक हमें अपने जो उत्सर्जन है उन्हें शून्य कर देना होगा। तो ये जो फैसला है जो बाइडेन का, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। साथ ही साथ जो बाइडेन अपने यहां तो इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे ही, उसके अलावा जो अन्य देश हैं उनको भी मोटिवेट करेंगे कि वो भी ऐसा ही करें और जल्द ही जल्द हम एक ऐसे जलवायु में अपने आप को बदलें जो हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए बेहतर जलवायु साबित हो। वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें तो 2015 का ग्लोबल, या फिर आप कह सकते हैं पेरिस समझौता, पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से 1.5 डिग्री तक कम करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी पहली वास्तविक वैश्विक संधि है। अब यदि हम लोग बात करते हैं पेरिस समझौता, तो COP कन्वेंशन ऑफ पार्टीज 21 ये मीटिंग थी जहां पर यह फैसला लिया गया और बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर इस बारे में बात की गई कि भाई हम लोगों को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से 1.5 डिग्री तक कम करने की पहल करनी पड़ेगी। और ये जो एग्रीमेंट बनाया गया ये कानूनी तौर पर लीगली बाइंडिंग था, कानूनी तौर पर बाध्यकारी था। इसी में ही हम लोगों ने INDCs, वैसे INDCs का जिक्र पहली बार वार्सा समिट जो 2013 में हुई थी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने बात करी। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और उत्सर्जनकर्ताओं में से एक अमेरिका को इस समझौते से बाहर ले आने के लिए श्री ट्रंप के निर्णय ने इस सौदे के भविष्य को लेकर आशंकाओं को जन्म दिया था, क्योंकि यह अमेरिका की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है वह न केवल अपने स्वयं के उत्सर्जन को कम करे बल्कि विकासशील देशों को इस संकट से निपटने के लिए और उनकी अनुकूलन आवश्यकताओं और हरित प्रौद्योगिकी के लिए वित्तीय संसाधन भी प्राप्त करें। देखिए, अमेरिका जो हमेशा से एक लीडर की तरह रहा है, यह अमेरिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अमेरिका अपने यहां पे जो उत्सर्जन है उसको तो घटाने का प्रयास करे ही करे, साथ ही साथ चाहे वो वित्तीय सहायता हो सके, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली या फिर प्रौद्योगिक सहायता हो सके, ये सहायता उससे विकासशील देशों को, वो देश जहां पे डेवलपमेंट बहुत कम है, उन सबको मुहैया करवाए, ताकि वे सभी देश अपने यहां पे ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके जिसकी वजह से उत्सर्जन पर एक नियंत्रण प्राप्त किया जा सके, कंट्रोल में लाया जा सके। 2020 में कोरोना वायरस महामारी ने वैश्विक एजेंडे से जलवायु संकट को गायब कर दिया, लेकिन इसके साथ ही इसने पर्यावरण और मनुष्यों पर जलवायु संकट के दुर्बलकारी प्रभावों को दूर करने के लिए ठोस उपाय किए जाने की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित किया। देखिए व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा वर्ष 2020 का वो सिर्फ एक संकट से जुड़ा हुआ था, वो था कोविड का संकट, कोरोना का संकट। तो इस संकट के रहते जो जलवायु संकट था वो थोड़ा सा जरा पीछे हो गया, लेकिन ये बिल्कुल भी भूलने की जरूरत नहीं है और हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जलवायु संकट एक ऐसा संकट है जो आने वाले टाइम पर, आने वाले समय पर यदि सही तरीके से इनिशिएटिव नहीं लिया गया, सही तरीके से काम नहीं किया गया, तो पूरी मानवीय जाति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हम लोग अक्सर एक टर्म सुनते हैं, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। तो आप ये चीज समझिए कि जो इंसान है वो बहुत तेजी से एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ने के अपने सभी एफर्ट्स, आप ये कह सकते हैं कि भाई वो बहुत तेजी से अपने एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहा है। और यदि इस जलवायु संकट की समस्या को समय रहते नहीं सुलझाया गया तो एक बार बात यदि हमारे हाथ से निकल गई तो फिर कुछ हो नहीं सकता है। इस समझौते में अमेरिका की वापसी और महामारी से निपटने के लिए टीकों का आगमन से उम्मीद है कि विश्व को एक बार फिर जलवायु संकट पर अपना ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना का टीका कई देशों में आ चुका है, कई देशों पर वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। भारत में भी 16 जनवरी से हमने देखा कि वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ अमेरिका भी इस समझौते में वापस आ गया है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि जलवायु संकट दोबारा एक प्राइमरी एजेंडा होगा वैश्विक स्तर पर और सभी देशों को मिल करके
इस मुद्दे को समझना होगा और पूरे विश्व को इस संकट से बाहर निकालना होगा। आगे का रास्ता। श्री बाइडेन के सत्तारूढ़ होने और जलवायु के विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के साथ अब आवश्यक होगा कि जलवायु शमन, नवीनकरणीय ऊर्जा में क्षमता निर्माण, वित्तीय डेटा शेयरिंग, हिंद महासागर की निगरानी और चरणबद्ध तरीकों से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की समाप्ति जैसे विषयों में अमेरिका भारत का समर्थन और सहयोग करे। देखिए, एक चीज हम यहां पे देखने वाली है, बहुत जरूरी बात है कि अब जब नए राष्ट्रपति आएंगे अमेरिका के, तो उनको भारत को एक अच्छा समर्थन देना पड़ेगा ताकि कई सारे मुद्दे जैसे कि जलवायु शमन, किस तरीके से भारत अपने आप को या अपने जो उत्सर्जन लेवल है उनको मिटिगेट करे। भारत ने भी अपने INDCs बनाए हैं। भारत कई फ्रंट्स पे, कई लेवल पे, यदि हम लोग बात करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, नवीनकरणीय ऊर्जा, तो वहां पे हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, साथ ही साथ 2022 तक भारत ने दावा किया कि 175 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा होगी। उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 2032 तक लगभग 63 गीगावाट जो प्रोडक्शन होगा वो न्यूक्लियर एनर्जी का होगा। भारत अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, जो स्टेजेस है, उसमें भी तीसरे चरण पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है। इंट्रोडक्शन अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि भाई BS4 इंजन, जो भारत स्टेज 4 इंजन इस्तेमाल किए जाते थे, उसके बाद 5वें का नंबर था और वो 5वें को भी 1 जनवरी 2021 से आना था, लेकिन उत्सर्जन को देखते हुए भारतीय सरकार ने सीधा BS4 से BS6 इंजन पर छलांग लगा दी और उसको भी अप्लाई 1 साल पहले यानी कि 2020 से लागू कर दिया। तो भारत का जो कमिटमेंट है जलवायु परिवर्तन को लेकर के, वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, लेकिन और कार्य करने की जरूरत है। और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके की जो बाइडेन की नीतियां हैं, वे भारत का इसमें पूरा सहयोग करेंगे। विश्व की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक ग्रीन पार्टनरशिप न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विश्व के लिए भी एक आदर्श हो सकता है कि महामारी के बाद बिल्ड बैक बेटर के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। हम जानते हैं कि भाई भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अभी हमें यह देखने की जरूरत है कि अमेरिका और भारत मिल करके जब इस एजेंडे को, जब इस मुद्दे को साथ में मिलकर के लड़ेंगे, तो दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और एक अप्रोच जिसके बारे में बात की जा रही है कि महामारी के बाद बिल्ड बैक बेटर। अब जब बिल्ड बैक बेटर का मतलब जब वापस आप शुरू कर रहे हैं, तो अब आप कुछ ऐसे इंतजाम करिए जहां पे आप अपने पर्यावरण को, अपनी जलवायु को नुकसान ना पहुंचाएं। दोनों अर्थव्यवस्थाओं को कोशिश करनी चाहिए कि वह एक ग्रीन इकोनॉमी बने, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बने जहां पर नेचर का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में दोनों देशों के लिए और वैश्विक स्तर पर यह बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव होगा, बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। भारत का अभिप्रेत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान INDC क्या है? इसकी प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का वर्णन कीजिए। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।